वेलकम फ्रेंड्स, ये क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 12 की लेक्चर सीरीज़ है। ये लेक्चर 2 है। मैंने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का और मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। आप वो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। तो ये लेक्चर 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर चार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्लासीफाई कर रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिकली दो तरीके की इनिशियली क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक में क्या होता है कि ओपन चेन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इथेन, आइसोब्यूटेन, ये सिंपल चेन होते हैं। ठीक है, ये एक एंड से दूसरे एंड तक जुड़े नहीं होते, इनके एंड्स अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया आपकी एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन। साइक्लिक में फर्स्ट और लास्ट एंड जुड़ा होता है, साइकिल या फिर आप रिंग फॉर्म भी कह सकते हैं इसे। तो ये होते हैं आपके क्लोज चेन टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी अब दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, पहले होती है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि इसमें कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स जुड़े हो, कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स से होते ही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप जब भी बात करेंगे तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे एंड एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल रूल फॉलो करते हैं, जो कि कॉन्जुगेशन में अंडरगो कर सकते हैं। हकल रूल के बारे में आप आगे जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। एलिसाइक्लिक भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में पहला आता है कैटेगरी होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में सिर्फ जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिसाइक्लिक में, जिसमें सिर्फ ये साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स है एंड हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन एटम्स तो हैं ही, बट उसके अलावा एक और आइटम भी है या फिर एक और ग्रुप भी अटैच्ड हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन आइटम अटैच्ड है, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में तीन क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहली होती है बेंजोइड, जिसमें सिर्फ जिसमें बेंजीन प्रेजेंट होती है। ये कॉन्जुगेट भी होती है, ये प्लेनर भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन का मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, घबराइए मत, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि इनमें बेंजीन प्रेजेंट होती है एंड नॉन बेंजोइड में बेंजीन रिंग नहीं होती, बट ये साइक्लिक होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं और इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में क्या होता है कि इनमें भी ज़रूरी नहीं कि बेंजीन रिंग हो, बेंजीन की रिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हाँ इसमें क्या कहते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स इस रिंग के साथ ही अटैच्ड होते हैं, इस रिंग के विद इन ही अटैच हो सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्यूरान, थायोफिन एंड पेरिडीन। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी चेन में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच्ड होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। कोई भी कंपाउंड जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिससे कि एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। आपने 10th क्लास में लिटमस टेस्ट वगैरह ये सब किए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि ये बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जैसे कि आप कई ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्साइल, एस्टर्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। तो फंक्शनल ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिएक्शन को कैरी करना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन की, फंक्शनल ग्रुप अप्रोच works because properties and reaction chemistry of a particular functional group can be remarkably independent of environment। यानी कि फंक्शनल ग्रुप का ये फंक्शन होता है कि वो रिएक्शन कैरी आउट करवाने में मदद करे। ठीक है, जैसे कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होना, ये सब भी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। फ्रेंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी। तो अगर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ये काफ़ी आसान है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर
मतलब IUPAC सिस्टम के थ्रू हम नेम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इससे पहले भी कई सारे सिस्टम्स आए, इससे पहले भी कई सारे रूल्स आए, बट वो लाइक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम नहीं कर पाते। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम के थ्रू हम अब ये करंट रूल सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमें दे रखा है, उसमें ये जो कहलाती है सबसे लंबी चेन जो होती है वो पेरेंट चेन होती है, और इसके साइड जो कार्बन वाले ग्रुप्स हैं इन्हें हम ब्रांच या फिर साइड चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा मतलब कार्बन के अलावा जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स इसलिए भी क्योंकि ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रीफिक्स जो पहले आता है, जैसे कि आपका नेम, आपका पहला प्री नेम, वो आपका नेम जो होता है वो आपका प्रीफिक्स होता है, एंड सफिक्स जो आपका सरनेम होता है। वैसे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए फर्स्ट नेम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है वो प्रीफिक्स होता है, एंड सफिक्स होता है सेकेंड नेम। मतलब हम उसे कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि हमें कैसे नेम देना है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड्स हो, और उनकी होमोलोगस सीरीज को हम एल्केन्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आई होप आप लोग जानते हो। होमोलोगस सीरीज बेसिकली एक ग्रुप होता है या फिर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उनमें एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके हर एक मेंबर में, कंजक्टिव मेंबर में CH2 ग्रुप ऐड होता रहता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हर एक मेंबर को, होमोलोगस सीरीज एक पूरी फैमिली होती है जिसमें हर एक मेंबर को होमोलोगस कहते हैं। जैसे कि हमने 10th में पढ़ा होगा एल्केन्स के बारे में, तो ये हम देख सकते हैं एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे CH4 मिथेन है, अब मैंने CH2 ऐड कर दिया तो इथेन बन गया। यहाँ पे मैंने प्रोपेन ऐड कर दिया, CH2 मतलब प्रोपेन बना दिया मैंने, CH2 ऐड कर दिया। इथेन में मैंने CH2 ग्रुप ऐड कर दिया तो प्रोपेन बन गया, एंड सो ऑन। तो ये सारे होमोलोग्स हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स के। ठीक है, वैसी एल्केनोन्स भी होती हैं, कीटोन्स की होमोलोगस सीरीज, एल्केनल्स होती है एल्डिहाइड ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम एल्केनॉल्स, मान लीजिए अल्कोहलिक ग्रुप की होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ रहे होते, तो इन सब में OH अटैच्ड होता और वो एक ही OH अटैच्ड होता। सिर्फ डिफरेंस होता है होमोलोग्स में CH2 का। CH2 ग्रुप कंसेक्यूटिव मेंबर में ऐड होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनसैचुरेटेड, तो आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल कार्बन बॉन्ड्स हो, जैसे कि एल्कीन्स जिनकी होमोलोगस सीरीज को हम एल्कीन्स कहते हैं, एंड ट्रिपल कार्बन बॉन्ड हो जिनकी होमोलोगस सीरीज को हम एल्काइंस कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा होगा, तो इसमें आपको पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो इसका वर्ड रूट होगा मेथ, और इसे हम प्रीफिक्स में देते हैं। और इसमें हम सफिक्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन द, इसका सरनेम यानी कि इसका हम सफिक्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं और कैसे बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हर एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो एन आ गया, तो मेथ एन हो गया इसका नाम। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स को ऐसे कंबाइन करके लिखना है। अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है तो एथ आ गया वर्ड रूट, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एन, तो एथ एन। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। वैसे आप देख सकते हैं 4 के लिए ब्यूट, ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स है तो इसके लिए वर्ड रूट आ गया सेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। वैसे 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नॉनेन, एंड 10 के लिए डेकेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ड रूट जो है चाहे एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, सबके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का सिस्टम सेम फॉलो करना है, सेम तरीके से कैलकुलेट करके ये आपको नेम देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं एल्कीन्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स का एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है तो एथ आ गया वर्ड रूट प्रीफिक्स के फॉर्म में, एंड डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा इन, तो एथीन बन गया नाम इसका। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है और फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन,
4 कार्बन एटम्स तो ब्यूटीन, अगर 5 दे रखे होते तो पेंटीन हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 कार्बन एटम्स है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 यानी फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स हो गए हमारे, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स दे रखे हैं 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो आइन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पेंटाइन। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूटाइन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें दे रखी है एक स्मॉल कार्बन चेन। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो होती है, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन जो होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो होगी पेरेंट चेन। हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये भी हो सकती थी हमारी पेरेंट चेन, और ये भी हो सकती थी, पर मैंने प्रेफर की एक लीनियर चेन, तो मैंने इसे एज अ पेरेंट चेन कंसिडर कर लिया। तो फिर ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा साइड ग्रुप। ठीक है, इसे हम ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसे कोई ना कोई नंबर देना होगा। जिस पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ ये अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर देना होगा, और हमें इसे लोएस्ट नंबर देना है। तो हम लेफ्ट टू राइट भी नंबर कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट में नंबर इस कार्बन एटम पे आ रहा है 2, और राइट टू लेफ्ट में आ रहा है 3। तो मैं प्रेफर करूंगी लोएस्ट नंबर। जब भी आप ब्रांच को नंबर दे रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि उसे लोएस्ट नंबर ही मिले। ठीक है ना, आपको पेरेंट चेन को नंबर करना है, और पेरेंट चेन में जिस कार्बन एटम पे ब्रांच अटैच्ड हो उससे सबसे छोटा नंबर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट चेन की नेमिंग की। तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है और सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन इसका नाम हो गया। तो ये हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सफिक्स होगा ब्यूटीन। अब प्रीफिक्स भी कुछ ना कुछ होगा, तो प्रीफिक्स होगा इस ब्रांच से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। अब इस ब्रांच को आप देखिए, इसमें 1 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या होगा, वर्ड रूट यहाँ पे होगा मेथ। और ब्रांच की बात कर रहे हैं तो मेथ के साथ अटैच हो जाएगा वायल, यानी कि वर्ड रूट के नेम के साथ वायल आप अटैच कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है साइड चेन में, तो इसका नाम हो गया मेथाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हम प्रीफिक्स और सफिक्स को जब जोड़ के बनाएंगे तो बन जाएगा 2-मेथ-ब्यूटीन, 2-मिथाइल-ब्यूटीन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है, सेम मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। 2 यहाँ पे पोजीशन ऑफ साइड चेन है जो कि पेरेंट चेन से अटैच है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैच था तो 2 आ गया। और क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन था, साइड चेन में सिंगल कार्बन था, तो मेथ आ गया। ठीक है, तो वो मिथाइल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेरेंट चेन की सफिक्स की। तो 4 कार्बन एटम्स से तो ब्यूट, आप देख सकते हैं वर्ड रूट फॉर पेरेंट चेन, और एन क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, तो तभी इसका नाम पड़ा 2-मिथाइल-ब्यूटीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थी लोएस्ट नंबर रूल की, कि जिस कार्बन एटम के साथ ब्रांच अटैच हो उसे हम पेरेंट चेन में सबसे छोटा नंबर देने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि नंबर रूल काम नहीं कर रहा, कि दोनों तरफ से हम चाहे लेफ्ट टू राइट नंबर करें चाहे राइट टू लेफ्ट नंबर करें, वहाँ पे नंबर सेम ही पड़ रहा है, तो हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल रूल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 और 4 पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 3 और 4 कर रहा है। 3 और 4 7 होता है, 3 और 4, तो राइट टू लेफ्ट करें, लेफ्ट टू राइट करें, तो 7 ही पड़ रहा है दोनों में। लोएस्ट सम रूल एक तरह से मैंने सिखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें नंबरिंग में कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एथाइल अटैच है, एथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अल्फाबेटिकली हमारा ई पहले आता है और उसके बाद आता है एम, तो मैंने लोएस्ट नंबर ई को दिया है। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा लोएस्ट नंबर हम उसे देंगे। तो तभी यहाँ पे मैंने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट की। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेरा एथाइल आ रहा था, तो इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ऐसे पड़ गया 2-एथाइल-4-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, हेक्स यहाँ पे पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम से पेरेंट चेन मेरी ये थी, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड से तो इन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप वीडियो को पॉज करके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सोचिए। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा?
सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए हो कि कैसे नेम करना है हमें और इसका आंसर भी निकाल पाए हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग इस ऑर्डर से की, लेफ़्ट टू राइट। हम राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते थे, पर फिर यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे आता 6। पर जबकि ई यहाँ पे है, एथाइल यहाँ पे और मिथाइल यहाँ पे है। यहाँ पे भी हमने अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग की है। तो इसका नाम हो गया 3 पे, क्योंकि थर्ड पेरेंट चेन की थर्ड एटम पे है एथाइल, तो 3 एथाइल, 6 मिथाइल एंड पेरेंट चेन का नाम कितने एटम्स है, 8 है, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड्स है तो इन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कि कार्बन एटम पे अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स हो, एक से ज़्यादा साइड चेन्स अटैच्ड हो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा साइड चेन्स अटैच्ड हो तो उसे हम लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी, और नंबरिंग हम लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते थे, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे वैसे भी सेम ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं सब में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ग्रुप्स किस पे हैं, इस कार्बन एटम पे। तो अगर मैं राइट टू लेफ़्ट करती तो 4 इस पे आता, 2 इस पे आता, जो कि गलत होता। तो मैंने लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग की है। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर हम उसे देंगे जिस कार्बन एटम में ज़्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हों। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम इसका नेम कर रहे हो तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन को भी नंबर देंगे, हम यहाँ पे पोजीशन को भी ऐड करते हैं नेम में। तो यहाँ पे इसका नेम हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें पोजीशन बतानी होती है। जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि सबसे पहले पोजीशन आती है साइड चेन की, वैसे ही हम कुछ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम सबसे पहले इन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन बताएंगे कि पेरेंट चेन में किस किस आइटम से अटैच्ड है। तो यहाँ पे 2 4 से अटैच्ड है, 2 से 2 बार अटैच्ड है एंड 4 से 1 बार अटैच्ड है। तो 2 2 4 कितने मिथाइल ग्रुप्स है, ट्राई है, तो ट्राई आ गया, 3 आ गया। ट्राई कौन से ग्रुप्स है, मिथाइल, एक कार्बन आइटम वाले मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने आइटम्स है, 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड्स है तो इन। तो इसका नाम हो गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप सोचिए कि उसी नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड है एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 12.6 का सी पार्ट। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप इसका नाम आइडेंटिफाई कर पाए हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पेरेंट चेन देख सकते हैं, मैंने पेरेंट चेन मार्क कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है, 7 आइटम्स की पेरेंट चेन है। अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे या तो हम लेफ़्ट टू राइट करके देखते हैं पहले। तो लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास आ रहा है 2 and 5। ठीक है, एंड राइट टू लेफ़्ट करें तो हमारे पास आ रहा है 3 and 6। तो 2 and 5 का सम होता है 7 एंड 3 and 6 का सम होता है 9। तो लोएस्ट कौन सा है हमारे पास, 2 and 5। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट टू राइट। ये राइट टू लेफ़्ट वाली नंबरिंग इस केस में रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, पहले पोजीशन ऑफ साइड चेन 2 5, फिर डैश डालेंगे। रिमेंबर फ्रेंड्स, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा हाइफन आएगा, हमेशा डैश आएगा। ठीक है, तो 2 5 कौन से ग्रुप से हैं, दोनों ही मिथाइल है। तो कितने मिथाइल हैं, डाई, 2 हैं, तो डाई आ जाएगा, डाई मेथ, क्योंकि साइड चेन है तो आइल मिथाइल। और अब पेरेंट चेन की बात करें तो कितने आइटम्स है, 7, तो सेप्ट, एंड कितने बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड, तो इन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 5 डाई मिथाइल सेप्टेन। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा नॉमेनक्लेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।